पार्ट 20 आवाज़ लुबाबा हैदर, पेशकश मीर कारवां। होशिंग की आंखों में उलझन सी तैर गई। वो भी एक झटके से उठकर मेरे करीब आ गई। उसने एक बाजू मेरी कमर के गिर्द माइल कर दिया और दूसरे हाथ से मुझे पकड़कर दोबारा सोफे पर बिठा दिया। ये ग्लास खाली के बगैर तुम नहीं जा सकते डियर। ये हमारी रिवायत है कि मेहमान जब तक अपना ग्लास या कप खाली ना करते उसे घर से जाने की इजाज़त नहीं होती। लो, आज मेरे हाथ से पियो। उसने ग्लास उठाकर मेरे होंठों से लगा दिया और खुद भी मेरे ऊपर झुक गई। मेरे जिस्म पर चींटियां सी रेंगने लगी। चीकू बहुत अरसे से मेरे साथ थी। वो तवाइफ थी। वो भी अक्सर हसरत भरी नजरों से मुझे देखा करती थी। कई मौके भी मिले, मगर ऐसी हरकत उसने कभी नहीं की थी। और ये होशिंग, अपने आप को एक शरीफ और मोअज़्ज़ज़ घराने की बताने वाली होशिंग, पक्के हुए फल की तरह मेरी आगोश में गिरी जा रही थी। वो मेरे ऊपर झुकी जा रही थी। मैंने उससे पीछा छुड़ाने के लिए घटाघट सारा मशरूब पी लिया। उसने ग्लास मेज पर रखा और पूरी तरह मेरे ऊपर औंध गई। वो मुझे अपनी बाहों के हिसार में लेने की कोशिश करते हुए हल्के हल्के कहकहे लगा रही थी। अचानक मुझे अपने दिमाग में सनसनाहट सी महसूस होने लगी। ये सनसनाहट कुछ अजीब सी थी। मेरे आसाब एकदम ढीले पड़ने लगे। मैं समझ गया कि मेरे साथ धोखा हुआ था और मशरूब में कोई नशा आवर दवा मिलाई गई थी। इसमें क्या था? आराम से पड़े रहो। बहुत बहादुर बनते थे ना, नाक़ाबिल तस्खीर समझते थे अपने आप को। एक ही वार में ढेर कर दिया ना मैंने तुमको। मैं अपने सर को जोर जोर से झटके देने लगा। उसने मेरे सीने पर दबाव डाल रखा था ताकि मैं उठ ना सकूं। मुझे लग रहा था कि मैं बेहोशी के समंदर में डूबता जा रहा हूं, लेकिन अचानक मेरी आंखों के सामने रोशनी का कूंदा सा लपक गया। मैंने अपने अंदर की मुख्फी और पुरस्कार कुव्वत को आवाज दी और फिर वो हुआ जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं होगा। मैं अपने आप को मुकम्मल तौर पर होशो हवास में महसूस करने लगा। अगर मैं चाहता तो उस वक्त होशिंग को अपने ऊपर से गिराकर उसकी हड्डियों को सुरमा बना सकता, लेकिन अचानक ही मेरे जहन में ख्याल आया। मैं मालूम करना चाहता था कि उसने मेरे साथ ये हरकत क्यों की थी। मैंने गहरा सांस लेते हुए आंखें बंद कर ली और जिस्म ढीला छोड़ दिया। मेरे अंदर की मख्फी कुव्वत ची ने अपना काम शुरू कर दिया था। मैंने अपना सांस रोक लिया। मैं दूसरों के लिए बेहोश हो चुका था, मगर मैं अपने आप में मुकम्मल तौर पर होश में था। होशिंग मुझे छोड़कर अलग हो गई। उसकी आंखों में और चेहरे पर सर्द महरी के तासुरात नुमाया थे। वो चंद लम्हों तक मेरी तरफ देखती रही, फिर दूसरे कमरे में चली गई। उसकी वापसी तकरीबन 10 मिनट बाद हुई। उसने कपड़े बदल लिए थे और एक बैग उठा रखा था जो उसने सामने वाले सोफे पर रख दिया। उसने एक बार फिर मेरी तरफ देखा और बाहर वाला दरवाजा खोलकर पहले इधर उधर झांका, फिर लड़कों की तरह एक हाथ की 2 उंगलियां होठों में दबाकर सीटी बजाई। 1 मिनट बाद कोई गाड़ी कॉटेज के सामने आकर रुकी। इंजन की आवाज से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो कोई स्टेशन वैगन थी। गाड़ी के दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज सुनाई दी और होशिंग के साथ 2 आदमी अंदर आ गए। उनमें से एक की आवाज सुनकर मैं चौंके बगैर ना रह सका। वो मेगा टेराट था। मैंने से इतनी डोज दे दी है कि 8-10 घंटों से पहले होश में नहीं आएगा। उस वक्त तक तुम यहाँ से कम से कम 150 मील दूर जा चुके होगे। तुमने तो वाकई वो काम कर दिखाया जो दूसरे भी नहीं कर सके। ये रहा तुम्हारा इनाम। अब तुम फौरन ये जगह छोड़ दो। अगर तुम पर शुबा हो गया तो मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। वो लोग जानते हैं कि ये मुझे छोड़ने आया था। मजीद 1 घंटे तक वापस नहीं पहुंचा तो उनमें से कोई ना कोई यहाँ पहुंच जाएगा और सबसे पहले मुझ पर ही शक किया जाएगा। इसलिए मैं 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुक सकती। मुझे शाओयांग से आगे किसी जगह उतार देना। मैगा और उसके साथी ने मुझे सोफे से उठा लिया और कॉटेज से बाहर ले जाकर सामने खड़ी गाड़ी में डाल दिया। वो दोनों जैसे ही नीचे उतरे, मैंने आंखें खोलकर सूरत हाल का जायजा लिया। ये कोई एम्बुलेंस थी जिसके एक साइड लंबाई के रुख पर स्ट्रेचर नुमा सीट थी जिस पर मुझे डाल दिया गया था। सामने भी लंबी सीट थी। एक तरफ गैस सिलेंडर भी रखा था और दीगर वो तमाम लवाजमात भी मौजूद थे जो एक एम्बुलेंस में होने जरूरी हैं। ड्राइविंग कैबिन और पिछले हिस्से के दरमियान एक खिड़की भी थी। ड्राइविंग सीट पर उस वक्त कोई नहीं था। मेरा ख्याल था कि मैगा और उसके साथी के अलावा सिर्फ होशिंग ही थी जिसे उनके साथ कुछ दूर तक जाना था। मुझे ये भी समझने में देर नहीं लगी कि ये लोग मुझे एक मरीज की हैसियत से मुसलसल बेहोश रखकर कहीं ले जाना चाहते थे। बाहर से मध्यम लहजे में बातों की आवाजें सुनाई देने लगी। फिर कॉटेज का दरवाजा बंद होने की आवाज आई और उसके फौरन बाद ही एक आदमी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। होशिंग और मैगा मेरे सामने वाली सीट पर बैठ गए। उन्होंने पिछला दरवाजा बंद किया। इंजन स्टार्ट हुआ और गाड़ी हरकत में आ गई। वो दोनों मेरे सामने बैठे मध्यम लहजे में बातें कर रहे थे। सारी सूरत हाल अब मेरी समझ में आ गई थी। मैगा ने वाकई बड़ी लंबी मनसूबाबंदी की थी। वो ये बात तो जान गया था कि मेरे होश में होते हुए मुझ पर काबू पाना मुमकिन नहीं। अब तक उनका हर हरबा नाकाम रहा था।
اس کے بعد ہی انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا۔ میں اپنی سیٹ پر بے حس و حرکت پڑا جانکی وغیرہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مجھے ہوشنگ کو اس کے کاٹیج تک چھوڑ کر زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں واپس چلے جانا چاہیے تھا، اور اب تقریباً 2.5 گھنٹے ہو چکے تھے۔ یقیناً کسی کو میرے پیچھے بھیجا گیا ہوگا۔ پھر اچانک مجھے ایک اور خیال آیا۔ ماسٹر لی شیان نے میری خفیہ نگرانی بھی تو شروع کرا رکھی تھی۔ ہو سکتا ہے نگرانی کرانے والوں نے مجھے اس طرح اغوا ہوتے دیکھ لیا ہو اور میرے پیچھے آ رہے ہوں، اور یہ بھی ممکن تھا کہ انہیں میرے اغوا کا پتہ ہی نہ چلا ہو۔ اس طرح جو کچھ بھی کرنا تھا مجھے اکیلے ہی کرنا تھا، اور اس کے لیے مجھے مناسب وقت کا انتظار تھا۔ ایمبولینس شاولن کی حدود سے نکل چکی تھی اور اب شاویانگ کے قریب پہنچ رہی تھی۔ میگا نے کھڑکی پر جھک کر ڈرائیور کو ہدایت کی کہ وہ ایمبولینس کو قصبے میں لے جانے کے بجائے باہر والی سڑک سے شہر کی دوسری طرف نکال لے جائے، اور کچھ ہی دیر بعد شاویانگ بھی پیچھے رہ گیا۔ پیچھے کوئی گاڑی آ رہی ہے۔ ہوشنگ کی آواز پر میں چونک پڑا اور آنکھوں میں معمولی سی جھری پیدا کر کے دیکھا تو ایمبولینس کے پچھلے دروازے کے شیشے سے پیچھے آنے والی گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی اندر پہنچ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ پیٹرولنگ پولیس کی گاڑی ہو۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں ان سے نمٹ لوں گا۔ تم وہ کہانی مت بھولنا، دماغ پر چوٹ لگنے کی وجہ سے مریض کومے میں ہے اور ہم اسے شہر کے اسپتال لے جا رہے ہیں، میگا نے کہا اور جیب سے پستول نکال کر چیک کیا، پھر اسے دوبارہ جیب میں رکھا اور کھڑکی پر جھک کر ڈرائیور سے کچھ کہا بھی۔ ہوشنگ اپنی سیٹ سے اٹھ کر میرے قریب آ گئی۔ میرے منہ پر ماسک لگا دیا گیا جس سے منسلک ربڑ کی نلکی سلنڈر سے لگی ہوئی تھی، لیکن اس نے سلنڈر کا وال نہیں کھولا تھا۔ پیچھے آنے والی گاڑی تیزی سے قریب آ رہی تھی، پھر وہ ہماری ایمبولینس کے برابر پہنچ کر آگے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے میگا کی چیخنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے ڈرائیور سے کچھ کہا۔ میں نے جھری بنا کر دیکھا، میگا کے ہاتھ میں پستول تھا۔ وہ کھڑکی کی طرف رخ کر کے غالباً گاڑی پر فائر کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت میں نے ہوش میں آ جانا ہی مناسب سمجھا اور آنکھیں کھول دی۔ ہوشنگ اپنی سیٹ پر بیٹھی میری طرف جھکی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات تھے۔ مجھے آنکھیں کھولتے دیکھ کر یہ تاثرات کچھ اور نمایاں ہو گئے۔ میں نے اپنے منہ سے ماسک ہٹا دیا۔ ہوشنگ کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ چیخ سن کر میگا تیزی سے میری طرف گھوما۔ اس کی آنکھوں میں بھی وحشت سے ابھر آئی تھی۔ میں نے تیزی سے دونوں ٹانگیں سمیٹی اور یل کرتے ہوئے دونوں پیر فلائنگ کک کے انداز میں اس کے سینے پر دے مارے۔ وہ چیختا ہوا سیٹ پر الٹ گیا۔ پستول بھی اس کے ہاتھ سے نکل کر نیچے گر گیا تھا۔ میگا کے لیے سب کچھ غیر متوقع تھا۔ ہوشنگ نے اسے بتایا تھا کہ میں 8-10 گھنٹوں سے پہلے ہوش میں نہیں آؤں گا، لیکن میں نہ صرف ہوش میں آ گیا تھا بلکہ اس پر بھرپور انداز میں حملہ بھی کر دیا تھا۔ ہوشنگ بھی چیختی ہوئی ایک طرف گر گئی۔ اس نے میگا کا گرا ہوا پستول اٹھانے کی کوشش کی، مگر میری ایک بھرپور کک اس کے کندھے پر سامنے کی طرف لگی۔ وہ چیختی ہوئی پیچھے الٹ گئی۔ دوسری گاڑی ایمبولینس کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کوشش میں دونوں گاڑیاں آپس میں ٹکرا رہی تھیں۔ میگا نے اٹھ کر مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر میں نے ایک زوردار پنچ رسید کیا جو اس کی ناک پر لگا اور وہ بلبلا اٹھا۔ ناک سے خون بہہ نکلا تھا۔ وہ سیٹوں کے درمیان تنگ سی جگہ میں پھنسا ہوا تھا اور آزادی سے حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا، اور مجھے اس پر بالادستی یہ حاصل تھی کہ میں اوپر تھا اور اپنی مرضی سے حرکت کر سکتا تھا۔ دونوں گاڑیاں سڑک سے اتر کر پتھریلے میدان میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ کئی مرتبہ ایسا لگا جیسے ایمبولینس الٹ جائے گی۔ میں سیٹوں میں پھنسے ہوئے میگا پر گھونسے برسا رہا تھا۔ اسی دوران میں ہوشنگ کو موقع مل گیا۔ وین کی سیٹ کے نیچے 2 انچ گولائی والا ایک 3-4 فٹ لمبا جستی پائپ رکھا تھا۔ ہوشنگ نے وہ پائپ اٹھا کر مجھ پر حملہ کیا۔ اگر میں بر وقت ایک طرف نہ جھک جاتا تو میری کھوپڑی کے پرخچے اڑ جاتے، لیکن بہرحال پائپ کی ضرب میرے بائیں کندھے پر لگی اور بڑے زور سے لگی۔ میں نے ہوشنگ کو دوسرا حملہ کرنے کا موقع نہیں دیا اور پلٹ کر اس کے سینے پر زوردار پنچ رسید کیا۔ وہ خوفناک انداز میں چیختی ہوئی پیچھے الٹ گئی۔ میں نے اسے بھی اٹھا کر میگا پر پھینک دیا اور پچھلے دروازے کے قریب پڑا ہوا پستول اٹھا لیا۔ ڈرائیونگ کیبن والی چھوٹی سی کھڑکی سے جھانکتے ہوئے ڈرائیور کو ایمبولینس روک لینے کا میں نے حکم دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ڈیش بورڈ پر ایک فائر بھی کر دیا۔ ایمبولینس لہرا گئی، لیکن پھر اس کی رفتار کم ہوتی چلی گئی اور کچھ دور جا کر وہ رک گئی۔ دوسری کار اس سے چند گز آگے جا کر رک گئی تھی۔ ایمبولینس کے ڈرائیور نے گاڑی رکتے ہی نیچے اتر کر ایک طرف دوڑ لگا دی، مگر کار سے اترنے والے ایک شخص نے لپک کر اسے پکڑ لیا اور اس کی دھنائی کرنے لگا۔ میں نے 2 اور آدمیوں کو کار سے اترتے دیکھا۔ ان میں ایک کوچی تھا اور دوسرا بھی ہمارے ہی کیمپ کا ایک سینئر اسٹوڈنٹ تھا۔ ہوشنگ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اس کی گدی پر ایک زوردار گھونسا رسید کر دیا۔ وہ چیختی ہوئی دوبارہ ڈھیر ہو گئی۔ مجھے اس پر ذرا بھی ترس نہیں آیا۔ میں نے لپک کر دروازے پر زوردار کک ماری۔ دروازہ کھل گیا۔ جب میں باہر نکل رہا تھا تو اسی وقت کوچی اور اس کا دوست بھی دوڑتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ وجدان، تم ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں، انہیں باہر نکالو۔ وہ دونوں ایمبولینس میں گھس گئے اور ان دونوں کو مارتے پیٹتے باہر نکال لائے۔ ہوشنگ کو دیکھ کر کوچی کا بھی خون کھول اٹھا۔ اس نے 2-4 ہاتھ بونس کے طور پر اسے جما دیے۔
तीसरा आदमी भी ड्राइवर को मारता पीटता हुआ ले आया। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। हम शाओयांग से तकरीबन 30 मील दूर थे। हमारे चारों तरफ हौलनाक सन्नाटा था। मीलों दूर तक कोई आबादी नहीं थी। मैगा पहली मर्तबा इस तरह मेरे हाथ लगा था और मैं उससे बहुत कुछ मालूम करना चाहता था। वो बहुत मुश्किल आदमी साबित हुआ था, लेकिन उसे जुबान तो बहरहाल खोलनी पड़ी थी। उसने जो कुछ बताया वो बहुत सनसनीखेज था। गोल्डन ट्रायंगल का जनरल खोराट इस वक्त मेरा बदतरीन दुश्मन था। यूं तो दुनिया का हर शरीफ आदमी मौत के उस सौदागर का दुश्मन था। बहुत सी हुकूमतों ने भी उस पर तरह तरह की पाबंदियां लगा रखी थी, मगर इस तरह उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सका था जिस तरह मैंने उसके घर में घुसकर उसे नुकसान पहुंचाया था। उसकी एक लेबॉर्ट्री तबाह कर दी थी, दर्जनों कारिंदों को मौत के घाट उतारा था और फरार होते हुए उसका एक हेलीकॉप्टर भी तबाह कर दिया गया था। मैं वाहिद शख्स था जो उसकी राजधानी में घुसकर तबाही नाजिल करता हुआ जिंदा सलामत वहां से निकल गया था। उसने मेरी तलाश में दुनिया भर में अपने आदमी फैला दिए थे और वो मुझे हर कीमत पर जिंदा गोल्डन ट्रायंगल वापस लाना चाहता था। उसने मेरे लिए कोई बहुत ही खास सजा तजवीज़ कर रखी थी। मैगा ने यह सनसनीखेज इंकशाफ भी किया कि किम तो गोल्डन ट्रायंगल में ही मेरे हाथों मारा गया था। दारा और चीफांग चंद हफ्ते सुनहरी तिकोन में रहने के बाद खुफिया तौर पर बैंकॉक वापस चले गए थे। उन्होंने खोराट से वादा किया था कि वो वहाँ बिजनेस को फरोग देकर उसके नुकसान की तलाफी करने की कोशिश करेंगे। मजीद बहुत सी मालूमात हासिल कर लेने के बाद मैंने कोची के एक साथी को इशारा किया। वो मैगा को धकेलता हुआ एक तरफ ले गया। मैगा को जिंदा छोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन चंद ही मिनट बाद भाग दौड़ की आवाज़ें सुनकर मैं चौंक गया। मैं कोची को वहीं छोड़कर दौड़ता हुआ उस तरफ गया जहाँ मैगा को ले जाया गया था। फिर मैं ठिठक कर रुक गया। कोची का साथी जमीन पर पड़ा करहा रहा था और मैगा के दौड़ते कदमों की आवाज़ बहुत दूर सुनाई दे रही थी। उसका दाव चल गया था और वो हमारे आदमी को जख्मी करके भाग गया था। इस वीराने में उसका पीछा करना बेकार था। मैं अपने साथी को उठाकर वापस आ गया। उसके तकरीबन 10 मिनट बाद हम वहां से रवाना हो गए। मैं कोची के साथ कार में था और दूसरे दोनों लड़के एम्बुलेंस में। होशिंग और ड्राइवर को इस वीराने में ही छोड़ दिया गया था। उनकी यही सजा थी कि वो इस वीराने में भटकते रहें। वो दोनों दूर तक हमारी गाड़ियों के पीछे भागे और फिर होशिंग गिर पड़ी। ड्राइवर भी रुक गया। जब हम अपने कैंप वापस पहुंचे तो रात ढल रही थी। जानकी जाग रही थी। वो मेरे लिए परेशान थी। मैं अपने बिस्तर पर गिर गया। वो भी मेरे करीब बैठ गई और मैं उससे गुजरे हुए वाकयात के बारे में तफसील से बताने लगा। बातें करते करते मेरी आंख लग गई। 2 हफ्ते और गुजर गए। मास्टर हेंग पाई ने मेरे कुछ इम्तिहान लिए और मुझे कामयाब करार दे दिया। मुझे इजाज़त दी कि मैं जब चाहूँ वहाँ से जा सकता हूँ। मेरे एजाज़ में एक बहुत बड़ी तकरीब का एहतमाम भी किया गया जिसमें शाओलिन टेम्पल के तमाम मास्टर्स मौजूद थे। उससे अगले रोज सुबह सवेरे मैं और जानकी पहाड़ी पर मास्टर हेंग पाई के सामने बैठे थे। वो हमारे लिए मास्टर का आखिरी लेक्चर था जो खासा तवील साबित हुआ। मेरा ख्याल था कि दोस्तों से मिलने के लिए 2-4 दिन वहाँ मजीद रहूंगा, लेकिन उस रोज एक और सनसनीखेज इत्तला मिली। डांग को की पुलिस हमारी तलाश में शाओयांग पहुंच चुकी थी। चीकू का यह ख्याल दुरुस्त साबित हुआ था कि डांगको में काराशान की कोठी में आतिशज़दगी और उसकी मौत का राज एक न एक दिन जरूर खुल जाएगा। उस वक्त काराशान के शौहर सांचियांग ने अगरचे पुलिस को रिश्वत देकर उस आतिशज़दगी को एक इत्तेफाकी हादसा बनवा लिया था, मगर चीकू ने कहा था कि यह मामला कभी न कभी जरूर उठेगा और सांचियांग अपनी जान बचाने के लिए हमें फंसाने की कोशिश करेगा, और बिलाखिर उसने ऐसा ही किया था। पुलिस हमारी तलाश में पहुंच गई थी। सांचियांग को मालूम था कि मेरी और जानकी की मंजिल शाओलिन टेम्पल थी। उसने पुलिस को हमारे बारे में यकीनन सब कुछ बता दिया होगा। मैंने ठीक कहा था ना? मैं सांचियांग को बहुत अरसे से जानती हूँ। वो दौलतमंद आदमी है। अपने आप को बचाने और दूसरों को फंसाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अब हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा, चीकू ने कहा। मैंने मास्टर लीशियान को सूरत हाल से आगाह किया। उसने हमें फौरन ही शाओयांग में चियांगशाओ और हाशी के बंगले पर भेज दिया। चीकू भी हमारे साथ थी। वो रात हमने वहीं गुजारी और अगले रोज सुबह सवेरे वो दोनों मियाँ बीवी हमें अपनी गाड़ी पर लेकर रवाना हो गए। 6 घंटों के तवील सफर के बाद हम गोयलैंड पहुंच गए। ये एक बड़ा शहर था, यहाँ एयरपोर्ट भी था, लेकिन जाहिर है हम हवाई जहाज पर सफर नहीं कर सकते थे। हमने हाशी के कजन के यहाँ कयाम किया। 2 दिन यहाँ रहे, फिर हाशी का कजन हमें अपनी गाड़ी पर बिठाकर लोयोरो की तरफ रवाना हो गया। हम सुबह 9 बजे के करीब गोयलैंड से रवाना हुए थे। लोयोरो पहुंचे तो 4 बज रहे थे। वहां भी हमारा कयाम हाशी के कजन के एक दोस्त के यहाँ रहा। उसने अगले रोज शाम को नानंग पहुंचा दिया। हमारी वापसी का यह सफर ज्यादा दिलचस्प नहीं था, सिवाय इसके कि हम पुलिस से छुपकर सफर कर रहे थे। इसलिए मैं इस सफर की तफसीलात बताकर आपका वक्त ज़ाया नहीं करूंगा। कोई दिलचस्प वाक़या पेश आता तो उसके बारे में मैं ज़रूर बताता। अलबत्ता इन सतूर के जरिए मैं चियांगशाओ और उसकी खूबसूरत बीवी हाशी का शुक्रिया अदा ज़रूर करना चाहूँगा, जिनके ताउन और उनके दोस्तों की मदद से हम चीन की सरहद तक पहुँचने में कामयाब हो सके थे।
शाओलिन से रवाना होने के 8 दिन बाद हमने मैंगला नामी एक छोटे से गांव से चंद मील आगे एक जगह से सरहद पार कर ली। चीकू हमारे साथ नहीं आई थी। उसने नेक तमन्नाओं के इजहार के साथ बड़ी गर्मजोशी से हमें रुखसत कर दिया। वो शाम का वक्त था। मैं और जानकी छुपते छुपाते रात भर सफ़र करते रहे। ये पहाड़ी इलाका जंगलों से पटा हुआ था। यहाँ खूंखार दरिंदे भी हो सकते थे, लेकिन खुशकिस्मती से किसी दरिंदे से हमारा सामना नहीं हुआ। सुबह के वक्त हम चंद घरों पर मुश्तमिल एक छोटी सी बस्ती में दाखिल हो गए, और तब ये सनसनीखेज इंकशाफ हुआ कि हम चीन से बर्मा की तरफ नहीं, लाओस की सरहद में दाखिल हो गए थे। दुनिया में खुदा के नेक बंदे अब भी मौजूद हैं। उस बस्ती में भी हमें ऐसे कुछ लोग मिल गए जिन्होंने हमारी आगे रवानगी का बंदोबस्त कर दिया। इस तरह हम मजीद 3 दिन सफ़र की कठिनाइयाँ उठाने के बाद होए साई पहुँच गए। लाओस का ये शहर थाईलैंड की सरहद के करीब ही वाक़ है। चीन की सरहद के करीब की बस्ती से हमारे साथ आने वाला आदमी हमें एक आलीशान कोठी में ले गया, जिसके मालिक के बारे में पता चला कि वो भी इस छोटी सी बस्ती ही का रहने वाला था, जिसने शहर में आकर तालीम हासिल की और बिजनेस शुरू करके बहुत बड़ा आदमी बन गया। यहाँ उसका शुमार शहर के मोअज़्ज़िज़ीन में होता था। उसके ताल्लुकात भी बहुत वसी थे। हमारी कहानी सुनने के बाद उसने वादा किया कि हम 2-4 दिन उसके मेहमान रहें। वो हमें सरहद पार कराने का बंदोबस्त कर देगा। हमारे लिए ये इत्तला बड़ी सनसनीखेज साबित हुई थी कि होएसाई से चंद मील आगे सरहद की दूसरी तरफ थाईलैंड का वो सरहदी कस्बा चियांग साइन वाक़ है, जिससे हमारी बहुत सी यादें वाबस्ता थीं। सरदार थालोप का शहर, जहाँ से हम गोल्डन ट्रायंगल में दाखिल हुए थे। सरहद पर वही दरिया मेकांग था, जिसमें दाखिल होकर एक तरफ हम चियांग साइन की तरफ जा सकते थे और दूसरी तरफ कुछ ही आगे गोल्डन ट्रायंगल का किनारा था। और मैं सोच रहा था कि अगर खोराट को ये मालूम हो जाए हम होएसाई में मौजूद हैं, तो उसके लिए हमें गोल्डन ट्रायंगल ले जाना कितना आसान होगा। होएसाई के बिजनेसमैन मिस्टर किनमेना ने दूसरे रोज किसी वजह से हमें अपनी कोठी से एक छोटे से मकान में मुंतकिल कर दिया, जहां हमारी देखभाल और खाने वगैरह के बंदोबस्त के लिए एक अधेड़ उम्र औरत भी मौजूद थी। उस शाम 8 बजे के करीब मैं और जानकी मकान से निकलकर टहलते हुए कुछ आगे बाजार की तरफ गए। सड़क पार करने के लिए हम एक जगह रुक गए। उसी वक्त एक सुर्ख रंग की चमचमाती हुई खूबसूरत कार हमारे करीब आकर रुकी। स्टीयरिंग के सामने बावर्दी शोफर बैठा था। उसने जल्दी से नीचे उतरकर पिछला दरवाजा खोल दिया। पहले एक अधेड़ उम्र भारी भरकम आदमी नीचे उतरा और फिर एक औरत कार से बरामद हुई। उस औरत को देखकर मेरे दिमाग में धमाके से होने लगे। सीने में सांस रुकता महसूस होने लगा। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने जानकी की तरफ देखा। वो भी बुत बनी खड़ी पलक झपके बगैर कार से उतरने वाली औरत को देख रही थी। वो थाई वांग थी। मैं ये भूल गया था कि थाई मर चुकी है और तकरीबन 1 साल पहले मैंने उसे अपने हाथों से चादर में लपेटकर दरिया मेकांग की लहरों के सुपुर्द किया था। लेकिन मेरे सामने वो हसीन औरत थाई ही थी। मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती थी, इसीलिए तो मैं बाहें फैलाकर वालेहाना अंदाज में उसकी तरफ लपका। उसने भी मुझे देखा था और मेरा ख्याल था कि वो भी दौड़कर मुझे अपनी बाहों के हिसार में ले लेगी। मुझे इसी तरह वालेहाना अंदाज में अपनी तरफ लपकते देखकर उस हसीन औरत की आंखों में उलझन सी तैर गई। पहले तो वो शायद ये समझी कि मैं किसी और की तरफ बढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे अपने बिल्कुल सामने पाकर वो वहशतज़दा सी होकर बड़ी तेजी से एक तरफ हट गई और मैं अपनी ही झोंक में कार से टकरा गया। ये क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम और इस हरकत का मतलब क्या है? वही आवाज थी। थाई जब गुस्से में बोलती तो उसकी आवाज इसी तरह कपकपाने लगती थी। मेरे दिमाग पर हथौड़े से बरसने लगे। कनपटियां सुलग उठी और दिल सीने के बजाय हलक में धड़कता महसूस होने लगा। मैंने पलट कर देखा। वो मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में सर्द महरी थी। मैं हूँ थाई, वजदान। तुम्हारा कौन वजदान? मैं किसी वजदान को नहीं जानती। ना जाने कौन हो तुम। शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। घर से बाहर निकला करो तो हवास काबू में रखा करो। मेरे दिल पर घूंसा सा लगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। ये कैसे हो सकता था कि वो मुझे पहचानने से इनकार कर दे? वो उसी तरह जवान और हसीन थी जब शुरू में मैं उससे मिला था। चमकती हुई स्याह आंखें जिनमें अब अजनबियत और सर्द महरी थी। उसकी दाएं टांग पर घुटने से चंद इंच ऊपर अंगूठे के नाखून के बराबर गुलाबी जिल्द से कदरे गहरी गुलाबी रंगत का एक निशान था। थाई ने एक मर्तबा बताया था कि यह पैदाइशी निशान है। नहीं, मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती। ये थाई ही थी, लेकिन वो मेरे साथ इस तरह अजनबी क्यों बन गई? उसकी आंखों में मेरे लिए इतनी अजनबियत क्यों थी? अचानक मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा। उसकी याददाश्त तो नहीं खो गई? वो गोल्डन ट्रायंगल में कई रोज तक दारा वगैरह के कब्जे में रही थी। उसे कसरत से हीरोइन इस्तेमाल कराई गई थी। हो सकता है हीरोइन का असर दिमाग पर हुआ हो और उसकी याददाश्त खत्म हो गई हो। थाई ने आखिरी सांस मेरी आगोश में लिए थे
اور اسے ہم نے مردہ سمجھ کر دریا کی لہروں کے حوالے کر دیا تھا، لیکن شاید وہ مری نہیں تھی۔ ہم نے اس کی زندگی یا موت کا فیصلہ کرنے میں جلد بازی سے کام لیا تھا اور وہ ہمارے ہاتھوں دریا برد ہو گئی تھی، مگر کسی طرح وہ بچ گئی تھی اور اب 1 سال بعد وہ زندگی اور رعنائی سے بھرپور میرے سامنے کھڑی تھی۔ تم جھوٹ بولتی ہو، تم تھائی ہو، میری نظریں دھوکہ نہیں کھا سکتی، میرا دل جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کہا نا میرا نام تھائی نہیں ہے اور میں تمہیں نہیں جانتی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، اس کے ساتھ کار سے اترنے والا ادھیڑ عمر کا آدمی آگے آ گیا۔ اس کا لباس قیمتی اور چہرے پر بڑی نخوت تھی۔ وہ چمچماتی ہوئی قیمتی کار بھی بتا رہی تھی کہ اس کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے۔ اس نے مجھے گریبان سے پکڑ لیا۔ اے مسٹر، یہاں سے ہلتے ہو یا تمہیں پولیس کے حوالے کروں؟ اس شخص کی حرکت پر میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے تھائی کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ میرا دماغ چکرانے لگا، آنکھوں کے سامنے ایک بار اندھیرا سا چھانے لگا۔ میں نے سر کو 1-2 جھٹکے دیے اور اپنا سیدھا ہاتھ اس شخص کی کلائی پر رکھ دیا۔ اسی لمحے جانکی دوڑ کر ہمارے قریب پہنچ گئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے میرا ہاتھ اس شخص کی کلائی سے الگ کیا اور اس آدمی کا ہاتھ بھی میرے گریبان سے ہٹا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر میرا ہاتھ حرکت میں آ گیا تو دنیا کی کوئی طاقت اس آدمی کو مجھ سے نہیں بچا سکے گی۔ پلیز مسٹر، آپ لوگ اس کی حرکت کا برا مت مانیے، میں معافی چاہتی ہوں۔ دراصل یہ، پلیز اسے معاف کر دیجیے گا۔ اس نے ایک انگلی اپنی کن پٹی کے قریب لے جا کر مخصوص انداز میں گھمائی تھی۔ اگر یہ پاگل ہے تو اسے سڑک پر کیوں لیے پھر رہی ہو؟ گھر لے کر جاؤ اسے۔ عورت نے ناگوار لہجے میں کہا۔ یہ پاگل ہی تو ہو گیا ہے، جانکی بولی اور مجھے پکڑ کر ایک طرف چلنے لگی۔ جانکی مجھے تقریباً گھسیٹتی ہوئی اس مکان میں لے آئی جو وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ کمرے میں گھستے وہ مجھ سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی موت پر اس طرح رویا تھا اور دوسری مرتبہ اس وقت بلک بلک کر رویا تھا جب میں نے اپنے ہاتھوں سے تھائی کو میکانگ کی لہروں کے سپرد کیا تھا، اور اب میں پھر تھائی کے لیے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ وہ زندہ تھی، میرے سامنے کھڑی تھی اور اس نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا تھا۔ وجدہ، چپ ہو جاؤ پلیز، اپنے آپ کو سنبھالو، جو کچھ دیکھا اسے خیال سمجھ کر بھول جاؤ۔ وہ تھائی ہی تھی نا؟ بعض اوقات ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا اس کیفیت کو کیا نام دوں، نظروں کا دھوکہ، سراب، تصور یا لاشعوری دھوکہ۔ یہ لاشعوری دھوکہ، سراب، تصور یا نظروں کا فریب نہیں تھا۔ تم بھی طویل عرصے تک اس کے ساتھ رہی ہو، میری طرح تمہارے دل میں بھی اس کے لیے چاہت ہے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہہ دو کہ وہ تھائی نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے وہ اس کی کوئی جڑواں بہن ہو جو بچپن میں کبھی بچھڑ گئی ہو۔ تھائی کی زندگی کا کوئی گوشہ مجھ سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ اس کی کوئی بہن نہیں تھی، اگر ہوتی تو وہ مجھے ضرور بتاتی، لیکن اس نے کبھی ایسا ذکر نہیں کیا۔ ہم نے راتوں میں جاگ جاگ کر ایک دوسرے سے باتیں کی ہیں، ایک دوسرے کی زندگی کے گوشے گوشے میں جھانکا ہے۔ نہیں جانکی، اس کی کوئی بہن نہیں تھی، وہ تھائی ہے، اور ہو سکتا ہے اس کی یادداشت کھو گئی ہو، اسی لیے وہ مجھے اور تمہیں پہچان نہیں سکی۔ تم ایک اور حقیقت کو بھول رہے ہو وجدان، تم بھول گئے ہو اس نے تمہاری آغوش میں دم توڑا تھا اور تم نے اسے اپنے ہاتھوں سے دریا کی لہروں کے حوالے کیا تھا۔ وہ زندہ کیسے ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا اس وقت ہمیں دھوکا ہوا ہو، عین ممکن ہے کہ اس پر سکتے جیسی کیفیت طاری ہو گئی ہو اور ہم نے اسے مردہ سمجھ کر دریا میں پھینک دیا۔ تم تو ڈاکٹر ہو جانکی، تم بتاؤ کیا ایسا ممکن نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات مریض کومے میں چلا جاتا ہے اور اس میں شبہ نہیں کہ کومے کی کیفیت بعض اوقات کئی مہینوں تک توارت کھینچ لیتی ہے۔ ایسی صورتحال میں مریض کا زندہ بچے رہنا ممکن نہیں ہوتا، وہ کومے میں ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس دوران میں بھی اس کے دل کی دھڑکن بند نہیں ہوتی۔ اسے سانس اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے جو مصنوعی طریقوں سے اسے پہنچائی جاتی ہے۔ پر تھائی کو تو ہم نے دریا میں ڈال دیا تھا، اگر وہ کومے میں بھی ہوتی تو پانی میں ڈوبنے کے بعد وہ چند منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہی ہوگی، لیکن ہم اسے پانی میں ڈال کر وہاں سے دور چلے گئے تھے۔ ہو سکتا تھا پانی کی لہروں پر بہتی ہوئی کنارے آ لگی ہو اور کسی نے اسے بچا لیا ہو۔ وہ زندہ تو بچ گئی، مگر دماغ پر ہیروئن کے اثر کی وجہ سے اس کی یادداشت چلی گئی، جس کی وجہ سے میں پہچان نہیں سکی۔ یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا۔ آج رات ہمارا یہاں سے جانے کا پروگرام ہے، مگر میں نہیں جاؤں گا، میں اسے تلاش کروں گا۔ پاگل مت بنو وجدان، ہم پاسپورٹ اور کاغذات کے بغیر چوری چھپے سفر کر رہے ہیں۔ چین، ویتنام اور لاؤس جیسے کمیونسٹ ملکوں میں بغیر کاغذات کے سفر کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا ہے، لیکن یہ ہماری خوش قسمتی رہی ہے کہ اب تک ہمیں ایسے لوگ ملتے رہے ہیں جو ہمیں تمام مصیبتوں سے بچاتے رہے ہیں۔ آج رات ہمیں یہاں سے نکلنے کا موقع مل رہا ہے تو ہمیں نکل جانا چاہیے۔ تھائی کے بغیر
यहाँ से चंद मील दूर दरिया मेकांग है और मेकांग के उस तरफ चियांग साइन है, सरदार थालोप का इलाका। उसने एक मरतबा बताया था कि दरिया पार लाओस में भी उसके कुछ रवाबित हैं। हम सरदार थालोप को सूरत हाल से आगाह करेंगे, वो खुद यहाँ आकर थाई को तलाश कर लेगा। और वैसे भी आज रात के बाद यहाँ रहना हमारे लिए मुनासिब नहीं है। थाई के साथ जो आदमी था वो शक्ल से खबीस लगता है, वो दौलतमंद है, उसके ताल्लुकात भी बहुत होंगे। उसने जिस तरह तुम्हें गिरेबान से पकड़ा था, मैं तो घबरा गई थी कि उसने अगर वाकई पुलिस को बुला लिया तो हमें सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाएगा। अगर हम यहाँ रहे तो मुमकिन है किसी वक्त हमें देखकर वो हमारे खिलाफ कोई संगीन कदम उठा बैठे और हमें किसी मुसीबत में फंसा दे। इसलिए मेरा मशवरा है कि फ़िलहाल थाई को भूल जाओ, जैसे 1 साल से भूले हुए थे। ये तुमने कैसे कह दिया? मैं तो उसे एक लम्हे को भी नहीं भूला। तुम आराम से बैठ जाओ, मैं कॉफ़ी बनवा कर लाती हूँ। जानकी कमरे से बाहर चली गई। तकरीबन 20 मिनट बाद वो खादमा के साथ वापस आई। खादमा ने कॉफ़ी रखी और वापस गई। जानकी मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गई। कॉफ़ी पीते हुए भी हम थाई के बारे में ही बातें करते रहे। ना जाने क्यों मुझे यकीन था कि वो थाई ही थे, जबकि जानकी इस सिलसिले में किसी एक फैसले पर कायम नहीं थी। कभी वो कहती कि मुमकिन है वाकई थाई हो, और कभी कहती कि वो थाई नहीं हो सकती। और अगर वो थाई हुई तो फिर हम उसे यहाँ ले आएंगे। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। तुम्हारे और थाई के लिए अगर जान भी कुर्बान करनी पड़ी तो मैं दरेक नहीं करूंगी। मेरे दिल में जो कुछ उसके लिए है तुम अभी तक उसका अंदाजा नहीं लगा सके हो। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनकर हम दोनों चौंक उठे। मैंने दीवार की क्लॉक की तरफ देखा। उस वक्त 11 बजने वाले थे। हमें कहा गया था कि आधी रात को के बाद कोई आदमी हमें लेने यहाँ आएगा, और अभी 11 भी नहीं बजे थे। फिर ख्याल आया मुमकिन है हमें ले जाने वालों के इंतजामात वक्त से पहले मुकम्मल हो चुके हों। इस दौरान में दस्तक की आवाज़ एक बार फिर उभरी। आवाज़ इस मरतबा भी ज़्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन लगता था जैसे दस्तक देने वाला उजलत में हो। मैं जल्दी से उठकर दरवाजे की तरफ गया। कमरे से निकलकर मैंने साथ वाले कमरे की तरफ देखा जो बंद था। मेरे ख्याल में खात्मा अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके सो चुकी थी। मैं नपे तले कदम उठाता बैरूनी दरवाजे की तरफ चलने लगा। इसी दौरान में तीसरी बार दस्तक की आवाज़ उभरी। मैंने दरवाजे की झिरियों में से झांकने की कोशिश की, मगर बाहर गली में तारीकी थी। मैंने आहिस्तगी से कुंडा हटाकर दरवाज़ा खोल दिया। स्याह चादर में लिपटा हुआ वो इंसानी हिवला दरवाजे के सामने खड़ा था। दरवाज़ा खुलने से आंगन में जलने वाले बल्ब की रोशनी अगरचे उस पर पड़ रही थी, लेकिन उसने चादर इस तरह लपेट रखी थी कि ना सिर्फ चेहरा बल्कि हाथ भी चादर के अंदर छुपे हुए थे। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, स्याह चादर में लिपटा हुआ वो हिवला मुझे एक तरफ हटाता हुआ अंदर घुस आया और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। जब उसने घूमकर मेरी तरफ देखा और अपने मुंह पे से चादर हटाई तो मेरे मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। वो थाई वांग थी। मैं अपनी जगह पर इसी तरह बेहिस्सो हरकत खड़ा रह गया जैसे सख्ता तारी हो गया हो। थाई भी चंद लम्हे तक मेरी तरफ देखती रही, फिर चीखती हुई मुझसे लिपट गई और वालहाना अंदाज में मुझे चूमने लगी। आवाज़ सुनकर जानकी भी दौड़ी हुई कमरे से बाहर आ गई और फिर थाई को देखकर वो भी उससे लिपट गई। अजीब जज्बाती मंजर था। थाई कभी जानकी से लिपट जाती और कभी मुझसे लिपट कर मुझे चूमने लगती। 3-4 मिनट गुजर गए। हम अभी तक दरवाजे के करीब ही खड़े थे। फिर शायद जानकी को इस बात का ख्याल आया। वो हम दोनों को बाहों से पकड़कर कमरे की तरफ ले जाने लगी और शायद हमारी आवाज़ सुनकर खात्मा भी जाग गई। वो अपने कमरे के दरवाजे में खड़ी हैरतज़दा नज़रों से हमारी तरफ देख रही थी। अभी तुमने हमें कॉफ़ी पिलाई थी ना, बहुत खुश जायका थी। 1 कप और पीने को जी चाहता है, जानकी ने उससे कहा। खात्मा सारे लाते हुए किचन की तरफ चली गई। हम अपने कमरे में आ गए। थाई ने मुझे बेड पर गिरा दिया और एक बार फिर मुझसे लिपट गई। वो बार बार मेरा मुंह चूम रही थी। कभी वो कदरे पीछे हटकर मुझे इस तरह देखने लगती जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। तुमने मुझे बहुत दुख पहुँचाया थाई, मुझे पहचानने से इनकार करके तुमने मेरा दिल तोड़ दिया था। वो मेरी मजबूरी थी वजदान। मैं अगर ऐसा रवैया इख्तियार ना करती तो तानमो तुम्हारा दुश्मन हो जाता, और मैं नहीं चाहती थी कि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाए। उस वक्त जो मेरी हालत थी तुम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तुम दोनों को देखकर तो मैं भौचंका सी रह गई थी। मेरा भी दिल चाहा था कि दौड़कर तुमसे लिपट जाऊं, लेकिन मुझे अपने जज्बात के इजहार से ज़्यादा तुम दोनों की सलामती का ख्याल था। इसलिए मैंने वो रवैया अख्तियार किया। और तुम जानती हो वजदान यहाँ आकर कितना रोया है। मैंने इसे कभी इस तरह बिलखता नहीं देखा। मैं जानती हूँ तुम दोनों को, खासतौर पर वजदान पर क्या गुजरी होगी, मुझे इसका अंदाज़ा है। था वो कौन तुम्हारे साथ थाई? मेरा मतलब है वो आदमी जो तुम्हारे साथ कार से उतरा था। तानमा, वो इस शहर का बहुत बड़ा रईस है। उसके ताल्लुकात बहुत वसी हैं। अगर उसे पता चल जाता कि हम एक दूसरे को जानते हैं तो वो तुम लोगों को ख़त्म करा देता या पुलिस के हवाले कर देता।
میں جانتی تھی تم لوگ غیر قانونی طور پر اس ملک میں داخل ہوئے. یہاں کی پولیس ایسے لوگوں کے ساتھ جو سلوک کرتی ہے اس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. تمہیں کیسے پتا چلا کہ ہم یہاں ہیں؟ جب تم لوگ وہاں سے روانہ ہوئے تو میں نے موقع پا کر ایک ہاکر کو کچھ رقم کا لالچ دے کر تم لوگوں کے پیچھے بھیج دیا. 2-2.5 گھنٹوں بعد اس نے مجھے فون پر اطلاع دی کہ تم لوگ کہاں ہو، اور میں اب سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے گھر سے نکلی تھی اور بڑی مشکل سے چھپتی چھپاتی یہاں تک پہنچی ہوں. اگر تان کو پتہ چل گیا تو میرے ساتھ تم لوگوں کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا. یہاں پر پارٹ 20 کا اختتام ہوتا ہے. آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 21 سماعت فرمائیں.